गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से। हमने ओसीएम का फर्स्ट पार्ट हमने खत्म किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव के सारे 2021 से लेकर 2025 के बोर्ड के पेपर्स कंप्लीट किए थे। आपने अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वहां पे विजिट करके अपना 20 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं हम लोग हमारे पेपर पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी जो टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है, आज उसको हम कवर करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारा आज का टारगेट होगा, हमसे पहले टेक्स्ट बुक के पीछे के सारी केस स्टडीज कर लेंगे, फिर देखते हैं कि उसी के बेसिस पे हम 2021 से लेके 2025 के केस स्टडीज कवर अप कर सकते हैं कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। और केस स्टडी में चैप्टर नंबर 1 में हमारे सामने पहली केस स्टडी जो हमसे पूछी गई है, वो हमारा केस स्टडी हमसे कहता है कि आप हमें बताइए, फटाफट आप हमें बताइए कि क्वेश्चन आपको देखो, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है सर, केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है बच्चा। तो अगर हम लोग ईमानदारी से रीड करेंगे तो हमें पहला केस स्टडी बोलता है मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर, मतलब एक बिजनेसमैन है जो इंगेज है एक प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स, मतलब वो ऐसे बर्तन बनाते हैं बच्चा जो इको फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट को खराब ना करो। जैसे आजकल आपने देखा रहेगा मिट्टी के बर्तन आने चालू हो गए सर, मिट्टी की कढ़ाई आने चालू हो गए, मिट्टी के बॉटल्स आने चालू हो गए, मिट्टी के ग्लास आने चालू हो गए। ये इको फ्रेंडली होता है, इससे एनवायरमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नुकसान नहीं होता इससे, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बोल रहा है बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, ऑल मेल एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन्स whereas female employees are working in packaging department। आगे पूछा है एक नए पर्सन का नाम आया मिस्टर शरद, इज अ वर्किंग एज एन फाइनेंस मैनेजर। बच्चों फाइनेंस मतलब जो पैसों को मैनेज करे। एक नए पर्सन का नाम आया मिसिज नैना, इज वर्किंग एज एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर का फुल फॉर्म होता है बच्चा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आप जाइए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप पता करेंगे तो एचआर मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से स्टाफ को रखना है, कौन से स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत है, कौन से स्टाफ को रेम्यूनरेशन देना है, किसको बोनस देना है, किसका प्रमोशन करना है, ये सब इनका है। किसकी छुट्टी अप्रूव करनी है, किसको नई छुट्टी देना है, वो सारा चीज एचआर मैनेजर के कंट्रोल में होता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री ऑन दिस बेसिस। आपको बताना है इस बेसिस पे आपसे पहला सवाल किया गया, ईमानदारी से सवाल की पूछे देखिए आप लोग। तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबो केस। तो आपको बताना है इस केस में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज किया गया है बच्चा। तो अगर आप देखेंगे बच्चा यहाँ पे 3 नाम दिखे आपको, एक मिस्टर हर्षद का नाम दिखा, एक आपको मिस्टर शरद का नाम दिखा, और एक तीसरा एक मिसेस नैना का नाम दिखा। और आपने एक जगह देखा रहेगा मेल और फीमेल एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रिंसिपल नजर आएगा जिसे हम कहते हैं डिविजन ऑफ वर्क। हमारे हेनरी फेल सर ने ये काम बताया था, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। ये आपका इसके अंदर प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है तो प्रॉपर स्टेटमेंट यूज करना है। इन अबव केस द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज यूज्ड। अगर आप सीधे एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, आप डायरेक्ट आंसर डिवीजन ऑफ वर्क लिखिए, आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, आपको मिल जाएगा मार्क्स। आगे पूछा है व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना। डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पे, तो आपको क्वेश्चन में दिया था मिसेस नैना इज वर्किंग एज एचआर मैनेजर। तो आपको आप लिखना है द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इज एचआर मैनेजर, या आप डायरेक्ट ये स्टेटमेंट उठा के लिख सकते हैं मिसेस नैना इज वर्किंग एज एचआर मैनेजर। ये लीजिए आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। आगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला कौन रहा है, प्लानिंग कौन कर रहा है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटरप्रेन्योर था, जो बिजनेसमैन था, कौन, मिस्टर हर्षद, ये यहाँ के रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल प्लानिंग के लिए। ए लीजिए बच्चों आपके 3 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो गए। चलिए नेक्स्ट वाले केस स्टडी पे चलते हैं। ईमानदारी से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है। क्या लिखा है फाइन डायमंड लिमिटेड, उसमें 200 एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं बच्चा 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट मतलब 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनेगी, 8-8-8 तभी जाकर 24 आवर्स बनते हैं। तो पहले शिफ्ट में 60 एम्प्लॉयज काम करे, 60 एम्प्लॉयज, सेकेंड वाले में भी 60 एम्प्लॉयज काम करे, थर्ड में 80 एम्प्लॉयज काम करे। अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी इंसान से कंटिन्यूअस काम कराते रहोगे बच्चा, तो वो इंसान की एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो पर्सन थक जाता है, फैडिक होता है बच्चा, बॉडी थक जाती है, नहीं काम कर सकता, वो एफिशिएंटली नहीं काम कर सकता। आगे एक्सेप्ट
उनको सिर्फ लंच ब्रेक दिया जाता है और शिफ्ट चेंज ब्रेक दिया जाता है, इतना इनफ नहीं होता किसी भी एम्प्लॉय के लिए। आगे, नो एम्प्लॉय इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन डेजिग्नेटेड टाइम, मैंने कहा था बच्चा वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर नहीं हो रहा है, विच रिजल्ट्स इनटू डिले फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉइज। अगर पहले ही शिफ्ट के एम्प्लॉइज अपने काम को कंप्लीट नहीं करेंगे तो जो अगला शिफ्ट में एम्प्लॉय आ रहा है वो काम को आगे कंटिन्यू कैसे करेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले ने अभी तक कंप्लीट नहीं करके रखा है। तो चलिए इस बेसिस पे आपसे सवाल किया गया है। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे वर्ड अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल की बात हुई और वर्ड आप देखेंगे तो साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात हो रही। तो प्लीज बच्चों आप मॉडर्न प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे साइंटिफिक पूछा है तो आप साइंटिफिक लिखेंगे। तो साइंटिफिक में पहला प्रिंसिपल आपको याद रहना चाहिए, वो प्रिंसिपल बनाया था एफडब्ल्यू टेलर ने, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब हर जगह आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट रख के हर चीज के ऊपर रिसर्च करके उसको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। आप अपना रूल ऑफ थंब मतलब आप ट्रायल और एरर मेथड फॉलो नहीं कर सकते, आपके मन में आ रहा है तो कोई भी मेथड आपने फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर उसको देखना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तब जाके आपको साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको यूज करना है। आगे, सजेस्ट एनी वन साइंटिफिक टेक्निक। बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक की बात हो रही है तो आपको एनी वन बोला है, तो आप एनी वन क्या बहुत सारे लिख सकते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक टेक्निक आप तो वर्क स्टडी कवर कर लीजिए। वर्क स्टडी के अंदर 4 हो जाते हैं आपके, टाइम स्टडी आ जाता है, वहां पे मेथड स्टडी आ जाता है, आपका फैडिक स्टडी आ जाता है, मोशन स्टडी आ जाता है। आप ये चारों का नाम लिखेंगे तो भी बेस्ट है, वर्क स्टडी लिख लेंगे तो भी। और दूसरा आप लिख सकते हो साइंटिफिक टास्क सेटिंग, ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हर दिन हम एम्प्लॉय को उनको क्या क्या काम करने ये बात पहले ही बता देते हैं तो उतना काम कंप्लीट करके जाते हैं। तो ये हो गया साइंटिफिक टेक्निक। आगे, व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम, क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो सर इसके अंदर ही बोला गया है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, यह आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर साइंटिफिक टास्क सेटिंग नहीं हो रहा है कि किस एम्प्लॉय को एक दिन में कितना काम कंप्लीट करके देना है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लीजिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का हमारा हो चुका। चलिए हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। तो अगर आपका ध्यान रहेगा चैप्टर नंबर 2 की तरफ तो चलिए ध्यान दीजिए। तो आपसे पूछा गया मिस्टर राम इज एन इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर। इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ एंटरप्रेन्योर, अभी जस्ट उन्होंने बिजनेस चालू किया है, कुछ नया करने का ट्राई कर रहे बच्चा। has designed a structure of his business organization by taking into consideration the required resources such as land, money, machinery, workforce, etc. for his new business. He appointed Mr. Shyam. तो एक नया पर्सन आ गया मिस्टर राम के बाद मिस्टर श्याम, मैनेजर। मिस्टर राम का काम क्या है, मिस्टर राम ने उनको क्या कंपनी में काम करके देने के दिए है, रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करना है, डेवलपमेंट करना है और टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज टू मिस्टर श्याम। और उसके बाद मिस्टर राम ने एक और पर्सन को लाया मिस्टर शुभम को, वो सुपरवाइज करते हैं वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग द स्टैंडर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉइज। मिस्टर शुभम हैज आल्सो सजेस्टेड रेमेडीज टू एम्प्लॉइज व्हेनेवर नेसेसरी। तो 3 पर्सन, सबसे पहले आए मिस्टर राम आए, उन्होंने एक नए पर्सन को लाया मिस्टर श्याम को, उन्होंने एक नए पर्सन को लाया मिस्टर शुभम को। तो अगर आपने देखा तो मिस्टर राम यहाँ पे कौन कौन से काम कर रहे हैं, वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को लेके आते हैं, लैंड, मनी, मशीनरी को। उसके बाद मिस्टर श्याम अगर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग देते हैं। आप ये सारे वर्ड्स को अगर देखेंगे ना बच्चा तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंक्शन में दिखेंगे। चलिए देखते हैं इस बेसिस पे आपसे सवाल क्या किया गया है। तो इस बेसिस पे आपसे सवाल ये पूछा गया है, तो आप हमें बताइए कि ऑन दिस कंटेक्स्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय। मिस्टर राम क्या काम कर रहे हैं, मिस्टर श्याम क्या काम कर रहे हैं और मिस्टर शुभम क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिस्टर राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये डिजाइन करने वाले यही है और अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये करने वाले। तो आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में टोटल 6 फंक्शन आता है। पहला काम होता है प्लानिंग, दूसरा काम होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसको लेके आना। तो मिस्टर राम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहे हैं। हाँ सर प्लानिंग लिख सकते हैं क्या, हाँ पहले ऑर्गेनाइजिंग लिखेगा फिर प्लानिंग लिखेगा, ये 2 आंसर हो जाएगा। एप्रोप्रिएट आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। सर मिस्टर श्याम क्या कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ध्यान देंगे मिस्टर श्याम तो उनको काम मिला था रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का। ये सारा काम हमने स्टाफिंग वाले फंक्शन में देखा था, तो इसका आंसर आप स्टाफिंग लिखेगा। चलिए मिस्टर शुभम क्या काम कर रहे हैं, तो मिस्टर शुभम का काम है वो सुपरवाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन। स्टैंडर्ड्स की बात कहां पे आती है मालूम बच्चा,
एंडिंग वाला फंक्शन कंट्रोलिंग, जहां पे हम स्टैंडर्ड्स दो, जो काम दिया गया था, जो स्टैंडर्ड्स बताए गए थे, एक्चुअल में वो काम हुआ कि नहीं, उसका हम लोग पूरा कंपैरिजन करते हैं, तो इनका काम आ जाएगा कंट्रोलिंग वाला फंक्शन। तो आप तीनों का आंसर लिख सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट वाला आपसे क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है, in XYZ company, Mr. Lele give instruction to employees working under him and provide guidance and motivate them for their best performance। कितना अच्छा काम कर रहे हैं मिस्टर लेले। आगे चलते हैं। On the other hand, मिस्टर सैयद takes efforts to harmonize का मतलब होता है बच्चा ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि सारे एम्प्लॉइज मिलके काम करें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, उनके बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। मिस्टर सैयद का काम है, बहुत अच्छा काम ये भी कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स व्हाइल अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक तीसरे पर्सन है मिस्टर देसाई, ओ लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। देखो बच्चा, हमने बोला ना अरेंजमेंट करना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज। इस बेसिस पे आपसे पूछा गया है, बताइए मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन फॉलोइंग फंक्शन। आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन कर रहा है, आपको बताना है डायरेक्शन का काम कौन कर रहा है, आपको बताना है कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले तो ऑर्गेनाइजेशन का आंसर देखो यहाँ पे मिल गया, अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कौन कर रहा है सर? मिस्टर देसाई। तो इसका आंसर आएगा मिस्टर देसाई। अच्छा सर, डायरेक्शन देने का काम कौन कर रहा है? तो डायरेक्शन हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था सर, स्टार्टिंग में ही देखो कहीं पे हम लोग ने देखा था, कहाँ गया XYZ मिस्टर लेले, ये क्या दे रहे थे जल्दी बोलो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो इसका आंसर आएगा मिस्टर लेले। अच्छा, थर्ड कौन आएगा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है सर? लोगों के बीच में कौन ध्यान दे रहा है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में? तो कौन है वो? मिस्टर सैयद। ये लीजिए बच्चा, चैप्टर नंबर 2 का भी हो गया। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 एक ऐसा चैप्टर है, इसकी केस स्टडी बार बार बोर्ड एग्जाम में आई है। हम लोग देखेंगे आगे चल के आई है कि नहीं आई है, मेरी बात पे यकीन है कि नहीं बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में बहुत सिंपल सा पूछा गया, मिस्टर सोहम इज अ यंग MBA डिग्री होल्डर। आगे मिस्टर नवीन इज अ बीकॉम ग्रेजुएट। दो पर्सन है, एक है मिस्टर नवीन, एक है मिस्टर सोहम। ये एक तो MBA डिग्री होल्डर है, एक ने जस्ट बीकॉम क्लियर किया है बच्चा। अच्छा, मिस्टर सोहम इज विलिंग टू वर्क टू स्टार्ट डेयरी फार्म। डेयरी फार्म मतलब आपको मालूम है बच्चा। अच्छा, वो कहाँ चालू करना चाहते हैं बच्चा? विलेज में। आगे पूछ रहे हैं, मिस्टर नवीन इज विलिंग टू वर्क एज अ कैशियर इन प्राइवेट कंपनी। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है, फाइंड आउट द ड्रीम ऑफ सोहम। कुछ लोग के टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे मिस्टर नवीन का भी नाम आया हुआ है कि आपको दोनों का ड्रीम बताना है। तो आपको बहुत सिंपल सा याद रखना है बच्चा, मिस्टर सोहम एक डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं, मतलब खुद का बिजनेस करने का वो सोच रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा कि मिस्टर सोहम का जो सपना है वो एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है, कि वो एक खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। अच्छा, सोहम के बाद नवीन है, नवीन कैशियर बनना चाहता है। कैशियर मतलब किसी कंपनी में कैशियर बन रहा है, किसी के अंडर काम करना चाहता है, मतलब उसका ड्रीम है कि वो एक एम्प्लॉय बनना चाहता है। ठीक है, तो इनका सपना है कि ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और ये एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। अच्छा, बोला स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बच्चों फीचर्स, बताइए कोई एक फीचर बताइए। तो सर आपको अच्छे से याद रखना है, एक एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल रखना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है बच्चा। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, आपको रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अपने अंदर रखनी है। उन्होंने 1 पूछा, हम लोग ने 2-3 बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच वन क्वालिटी मिस्टर सोहम शुड हैव। अच्छा, क्वालिटीज की बात हो रही है बच्चा, किसकी बात हो रही है? क्वालिटीज की। तो आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एक क्वालिटी होती है, डिसिप्लिन एक होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल ये होता है। उन्होंने 1 बोला था, हमने 3 बता दिया। लीजिए, एक ही यहाँ पे केस स्टडी थी जो चैप्टर नंबर 3 की थी, वो भी हमने खत्म कर दिया। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में 4 केस स्टडीज हैं, तो सबका ध्यान रहना चाहिए। पहला केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, मिस हर्षाली हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस 2 years ago। 2 साल पहले उन्होंने चालू किया था। हर कस्टमर आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हेंस दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग बिल अमाउंट इन हर बिजनेस अकाउंट। तो अलग अलग जगह पे कस्टमर्स है, तो कैश में पेमेंट नहीं करते, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते। एट द सेम टाइम शी यूज्ड टू पे वेरियस पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली। तो वो जो भी पेमेंट भी करते हैं वो कैश में नहीं करते, अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट कर देते। चलिए अच्छी बात है। पहला सवाल क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय मिस हर्षाली। तो वो बिजनेसमैन है बच्चा। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे बेस्ट जो अकाउंट होता है आपको भी मालूम है,
वो कौन सा अकाउंट होता है, जल्दी बोलिए, करंट अकाउंट होता है बच्चा। बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट बेस्ट होता है। सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मी सर शाली, तो कौन कौन सा ऑप्शन है सर सबसे मॉडर्न वे? आप आरटीजीएस के साथ जा सकते हैं बच्चा, आप नहीं जा सकते तो एनईएफटी के साथ जा सकते हैं। बच्चों कमेंट करके बताइएगा आरटीजीएस एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा ये भी बताइएगा दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सर आजकल सबसे बेस्ट चलता है यूपीआई, ये भी एक आंसर आ सकता है, तो लिख लीजिए। उन्होंने कोई 1 पूछा था, हमने 3 बता दिया। आगे, स्टेट वेनी वन फैसिलिटी शी गेट्स ऑन हर बैंक अकाउंट। अच्छा करंट अकाउंट क्यों ओपन करता है एक बिजनेसमैन, क्यों ओपन करता है सर? उसका बेस्ट आंसर ये है क्योंकि उसको मिलता है सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी मिलती है? ओवरड्राफ्ट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चा। बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है, काफी अच्छी केस स्टडी है। पूछा गया मिस्टर जगन इज अ सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन मतलब वो किसी कंपनी में काम करते रहेंगे। ही वांट्स टू टेक अ पॉलिसी फॉर हिज 2 चिल्ड्रन व्हिच अश्योर्स देम प्रोटेक्शन एज वेल एज कंप्लीट देयर फाइनेंशियल नीड्स वंस दे बिकम मेजर बाय एज। मेजर बाय एज मतलब 18 प्लस हो जाए। तो सोच रहे हैं अपने 2 बच्चों के लिए इस तरह की कोई पॉलिसी ले ले वो, ताकि इन फ्यूचर जब वो 18 प्लस हो जाए, उनको पैसे की जरूरत पड़े तो पॉलिसी मैच्योर हो जाए और उनके बच्चों को फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आगे चलते हैं। पहला, सजेस्ट हिम अ पॉलिसी विच कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो बच्चा चिल्ड्रंस के लिए आपको मालूम है चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है बच्चा। देखो आज के टाइम पे पेरेंट्स पहले से ही अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि आगे चल के अपने बच्चों को एमबीए कराने का है, आगे चल के अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो आजकल ये सब के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है बच्चा, और अचानक से कहीं आसमान से पैसा टपकने वाला नहीं है। तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे ऑप्शंस देती है। अच्छा गर्ल्स का मैरिज कराना रहता है क्योंकि उनका दहेज देना है सर, तो दहेज देने के लिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शैतान टाइप के लोग बैठे हुए हैं सर, जो मुंह फाड़ के दहेज मांगते हैं, शर्म भी नहीं आती उनको थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी वो डिमांड करते हैं। सोसाइटी की रियलिटी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का भी सपना रहता है कि वो अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दे दे, तो वो पैसा अचानक से कहीं नहीं आने वाला है बच्चा, उसके लिए भी इंश्योरेंस कराया जाता है। तो इसका आंसर आएगा चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। आगे, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ पॉलिसी। बेनिफिशियरी मतलब किसको बेनिफिट मिलने वाला है पॉलिसी का, तो इसका बेनिफिट मिलेगा 2 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर जगन। जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलना है। पॉलिसी जगन ने लिया है लेकिन किसके लिए है? बच्चों के लिए लिया है ना, तो 2 चिल्ड्रन ऑफ हिज मिस्टर जगन। आगे, इन अबो केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है बच्चा? तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में सबसे बेस्ट प्रिंसिपल जो बनाया गया है वह है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट? कि सर इंश्योरेंस कंपनी हमेशा चेक करती है जो भी पर्सन जिस भी सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस कराने आया है वो चेक करती है क्या सच में उस पर्सन का उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं, कि इन केस अगर वो चीज उसके पास ना रहे तो उसका फाइनेंशियली लॉस होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से लॉस होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मेरा घर है, मेरे घर में आग लगती है तो लॉस मेरा होगा, तो उसका इंश्योरेंस भी मैं ही कराऊंगा क्योंकि मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट है सर। सिंपल सी बात है सर। मेरे पास कार है तो उसका भी मैं ही इंश्योरेंस करा के लूंगा क्योंकि सर मेरी कार है सर, वो याद रहेगा बच्चा। तो इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं सर। थर्ड वाला हम लोग करते हैं, देखिए फटाफट हम चौथे चैप्टर पे भी पहुंच चुके हैं सर। उसके थर्ड केस स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर थर्ड केस स्टडी में? मिस्टर शरण एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर है। ही इज हैविंग प्रोडक्शन यूनिट एट वेरियस लोकेशन। ही इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट्स। ही हैज लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल and finished goods, raw material and finished goods. He is worried about the safeguarding the goods from any unwanted financial loss. He also required to transfer raw material and finished goods from one unit to another, but does not have any facility for that. He also required funds for the expansion. अब देखिए बहुत अच्छी केस स्टडी पूछी गई थी। सबसे पहले पूछा गया नेम द सर्विस which will help him to safeguard the goods from any damage. कोई गुड्स का डैमेज से बचाने के लिए कौन सी फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए? तो बच्चा आपको इसका आंसर लिख के आने का है वेयर हाउसिंग। सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो इनके लिए जरूरी है बच्चा, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। आइए थर्ड सेकंड पे चलते हैं। विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ प्लेस। जो एक प्लेस से दूसरे जगह लेके जाने का था वो डिफिकल्टी कौन रिमूव करेगा? तो इसका आंसर आएगा बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। चलिए थर्ड का आंसर निकालते हैं। फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कौन से सेक्टर से इनको पैसे का सपोर्ट मिलने वाला है? तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर से इनको पैसे का सपोर्ट मिलने वाला है। चलिए फोर्थ वाले पे चलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन। he has his own factories in Pune and Nashik. He lives in Pune with his wife and 2 daughters.
एज 5 and 8 years। आगे तो एक मिस्टर अमित है, बिजनेसमैन है, उनकी 2 फैक्ट्रीज है पुणे और नासिक में। वो पुणे में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ और 2 डॉटर जिनकी 5 साल एज है और 8 साल एज है। पहला सवाल, कैन मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन? क्या मिस्टर अमित अपनी वाइफ और 2 बच्चों के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं बच्चा, वो उनके ही बच्चे हैं, बाजू वाले के थोड़ी ना बच्चे हैं। तो इसका आंसर आएगा यस। चलिए दूसरा, कैन मिस्टर अमित टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज? फैक्ट्रीज के लिए मरीन इंश्योरेंस तो शिप के लिए लिया जाता है सर, शिप में जो कंटेनर्स होते हैं उनके लिए लिया जाता है, कंटेनर के अंदर जो गुड्स होते हैं उनके लिए लिया जाता है सर, उसके लिए कैसे ले सकते हैं सर फैक्ट्री के लिए? तो इसका आंसर आएगा नो। आगे, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर द प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम द लॉस ड्यू टू फायर? कौन सा पॉलिसी इनको लेना चाहिए फायर से बचने के लिए? तो सर फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए। अच्छा और स्पेसिफिक लिखना है तो फ्लोटिंग फायर इंश्योरेंस लिख दीजिएगा। एक टाइप होता है जहां पे अलग अलग आपकी अगर फैक्ट्रीज है तो एक ही पॉलिसी के अंदर आप सारी फैक्ट्रीज को कवर कर सकते हैं, कहीं पे भी आग लगेगा इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे कर देगा। लीजिए बच्चों हमारे 4 चैप्टर्स खत्म भी हो गए। चलिए हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है आपसे? तो चैप्टर नंबर 5 आपसे कहता है कि मिस्टर अभय परचेज सम गिफ्ट आर्टिकल ऑनलाइन फ्रॉम www.flipkart.com। एट द सेम टाइम शीतल, उसने भी परचेज किया गिफ्ट आर्टिकल फ्रॉम ebay.com। आपसे पहला सवाल किया गया विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो ये आएगा ebay.com। इसका आंसर याद रखिएगा। विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2C में बिजनेस टू कंज्यूमर, ये आएगा www.flipkart.com। What first step does Abhay needs to follow? तो इसका आंसर आएगा रजिस्ट्रेशन, कि पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन फॉलो करना रहेगा। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट है केस स्टडी आई है एग्जाम में। सात्विक परचेज वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप। आगे उसके एक फ्रेंड है संभवी जो परचेज कर रही है वॉच कहां से? ऑनलाइन शॉपिंग साइट से। तो आपसे 3 सवाल किया गया, विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस? कौन सा ऐसा शॉपिंग है जो ट्रेडिशनल बिजनेस है? तो जो सात्विक वॉच परचेज कर रहा है कहां से? टाइटन शॉप से। ये हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब ऑफलाइन बिजनेस। विच शॉपिंग इज फ्रॉम ई बिजनेस? ई बिजनेस से कौन है? तो उसकी जो फ्रेंड खरीद रही है कहां से वॉच खरीद रही है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट से। ये हो गया ई बिजनेस में आ जाएगा। तो आप लिख देंगे संभवी परचेज वॉच फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग साइट इज फ्रॉम ई बिजनेस। आगे विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क? हाई रिस्क किस में होता है सर? ऑनलाइन बिजनेस में होता है, ई बिजनेस में होता है, क्योंकि वहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आपको दिखाया कुछ जाता है आता कुछ है सर। आपने ऑर्डर किया था पुमा का जूता, कभी कभी उपमा का जूता आ जाता है, आपने मोबाइल ऑर्डर किया था वहां पे साबुन निकल जाता है, ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस देखे गए हैं सर। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर वेद मेड हिज पेमेंट बाय चेक, एट द सेम टाइम मिस्टर श्लोक मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। कितनी छोटी सी केस स्टडी थे, आपसे पहला पेमेंट हुज पेमेंट इज फास्टर? किसका पेमेंट फास्ट रहेगा सर? सीधी सीधी बात है, जो मिस्टर श्लोक है जो पेमेंट कर रहा है फंड ट्रांसफर उसका ही पेमेंट सबसे फास्ट रहेगा। हुज पेमेंट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेस का पेमेंट कौन कर रहा है सर? मिस्टर वेद, क्योंकि वो पेमेंट किससे कर रहा है सर? चेक से कर रहा है। सर हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस? किसका पेमेंट ई बिजनेस से रिलेटेड है? तो सर मिस्टर श्लोक का पेमेंट ई बिजनेस से रिलेटेड है क्योंकि वो फंड ट्रांसफर कर रहा है। चलिए लीजिए चैप्टर नंबर 5 भी हमारा खत्म हो गया। चलिए चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छी केस स्टडीज पूछी गई थी यहाँ पे भी। चलिए चैप्टर नंबर 6 बोला है यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर देयर फीमेल स्टाफ लाइक डे केयर सेंटर है उनके किड्स के लिए, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। इवन मैनेजमेंट टेक्स देयर सजेशन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन दो दे आर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। ये देखिए बच्चा, मेंबर्स एम्प्लॉइज से सजेशन लेना पॉलिसी में कितनी अच्छी बात होती है बच्चा, बहुत अच्छी बात होती है। एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि हाँ सच में मैनेजमेंट हमारी वैल्यू करता है। अच्छा, बाय डूइंग दिस दे फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप? तो आपको इसको लिखना है बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। ठीक है, what values they are presenting? They are presenting social values sir, they are doing their social responsibility। ये इसका आंसर आ जाएगा। what kind of responsibility employer follow in above case? तो आपको यहां पे लिखना है workers participation in management। फिर से बोलता हूं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, क्योंकि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। जस्ट इन केस आप अपने घर में बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि पेरेंट्स अगर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो उनसे सजेशन लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अगर वो गलती से बीच में बोल दे तो पेरेंट्स चुप बैठ, तो अभी बच्चा है तो बीच में मत बोल। तो ये सारी चीजें होती है।
तो अगर आपसे सजेशन लिया जा रहा है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, आपके पेरेंट्स बैठे बैठे सोच रहे, आपसे पूछ रहे, बोल रहे बच्चा चलिए बताइए हम लोग सोच रहे कि मुकेश अंबानी का बंगला खरीद ले, अच्छा बड़ी बात कर दी, छोटी बात कर दे कि हम लोग कार खरीदने का सोच रहे, तो रेड कलर में खरीदने का कि व्हाइट कलर में, तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारी वैल्यू की जा रही है। ऐसे ही एम्प्लॉय के साथ होता है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड आपसे केस स्टडी पूछा गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट हैज बीन एंजॉयिंग अ प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन सिंस मेनी इयर्स, इट हैज बीन डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट ऑन द रिवर बैंक व्हिच हैज क्रिएटेड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर नियर बाय विलेजेस। आपसे पहला सवाल पूछा गया है, कोई तो कंपनी जो पेंट बनाती है वो बहुत अच्छा मार्केट में काम कर रही है सर, लेकिन उसका जो डंपिंग कर रहे हैं सर अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट रिवर बैंक में, जिसके वजह से सर बहुत सारे आसपास के विलेजेस को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सर वो नदी से ही पानी भर के लेके जाते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट अपना वेस्ट उसी के अंदर डंप कर देंगे तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने ही वाली है। पहला सवाल, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ये इन्होंने कंप्लीट नहीं किया बच्चा। आगे, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग, सर ये वाटर पॉल्यूशन यहाँ पे करना चाहते हैं सर, ये बहुत गलत बात है। स्टेट एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक, कौन सा मेजर उनको करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, तो उनका सबसे पहला काम ये होना चाहिए जो भी उनका पॉइजनस वेस्ट है उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट करने के बाद उनका एक वेस्टफुल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, उसके बाद ही जो भी उनका वेस्टफुल मटेरियल है, जो भी पानी है, जो भी वाटर है, वो बाद में मार्केट में डिस्चार्ज करें, जिससे कम से कम वाटर पॉल्यूशन हो। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। एन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। पहला, ओनली दोज कंपोनेंट्स विल बी यूज्ड कंपनी व्हिच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल वेस्ट ओनली आफ्टर देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट, देखो वहां पे पूछ रहा था ना कि क्या करना चाहिए। आगे, पॉल्यूशन लेवल ऑफ एवरी व्हीकल विल बी मेंटेन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आपने देखा रहेगा बच्चों, हर बाइक में वो एक साइलेंसर होता है, आपने देखा रहेगा बहुत लोग होते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पटेली दिखाने के लिए एक बहुत ही बैल टाइप का साइलेंसर लगा लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा आवाज होती है। वो मतलब आप 1 किलोमीटर दूर है तो वहीं से हमको सुनाई देना कि कोई तो आ रहा है, तो अच्छा वो बहुत अलग ही पटेली में चलते रहते हैं। उनको क्या लगता कि लोग देख के ना हमारी तारीफ करे। बच्चा रियलिटी मालूम है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है, जहां जहां से वो गुजरते हैं ना, जितने लोग रहते हैं सब उनको गाली देते हैं, क्योंकि सर आप नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं सर, आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि आप बहुत पटेल है, लेकिन सर दूसरों को आप बहुत तकलीफ दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आगे, फर्स्ट पॉइंट, बाय डूइंग दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स व्हिच इंटरेस्ट ग्रुप, तो सर वो किसके लिए काम कर रहे हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं सर। आगे, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन डू दे वांट टू अवॉइड, तो कौन से टाइप का पॉल्यूशन वो अवॉइड करना, सर एयर पॉल्यूशन वो अवॉइड करना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने बोला कि वो अनट्रीटेड वेस्ट वहां पे, तो वाटर पॉल्यूशन से भी वो बचाना चाहते हैं, वो नॉइस पॉल्यूशन से बचाना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे वांट टू कन्वे, तो कौन सा टाइप का मैसेज देना चाहते हैं, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर कंपनी को एक सोशल वैल्यूज अपनी फॉलो करनी चाहिए। कंपनी के कुछ डूड्स होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं बच्चा, कुछ चीजें फॉलो करनी है, कुछ चीजें नहीं फॉलो करनी है, वो सारी चीजों को आपको फॉलो करते हुए चलने का है। जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये तो इस तरह का 1-2 लाइन का आप आंसर लिख दीजिए। आपका चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे खत्म होता है। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 आपसे क्या कहा गया, बहुत अच्छा पूछा गया। मिस्टर अशोक विजिटेड अ शॉप टू बाय अ पेयर ऑफ शूज ऑफ ₹700. Salesman forced him to buy a pair of bigger size shoes of ordinary company by claiming this size would suitable to him. After reaching home, he discovered that shoes are still too big for him. He complained about the shoes to the shopkeeper. It was denied by the shopkeeper to replace the shoe despite of availability of stock. तो हुआ ये है बच्चा कि जो पर्सन है मिस्टर अशोक, वो विजिट कर रहे हैं किसी शूज की दुकान में, उसको किसी साइज का उसको चाहिए था, चाहने के बाद बच्चा उसको शूज चाहिए था, लेकिन उसको बिगर साइज का दे गया, फोर्स किया गया इस बात के लिए। घर पे जाने के बाद भी उसने ये देखा, लेकिन उसको अभी भी बिगर साइज में ही पड़ रहा है, तो उसने आके वापस से बोला कि रिटर्न करो, रिप्लेस करो, लेकिन सामने वाले सेल्समैन ने रिटर्न नहीं किया। तो सबसे पहला आपसे सवाल किया गया है विच राइट हैज बीन वायलेटेड, तो आपको आंसर लिखना है राइट टू चूज, क्योंकि बच्चा हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट होता है बच्चा कि वो अपने बजट के हिसाब से, अपने लाइक के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता है। कोई भी पर्सन उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट खरीदिए। तो राइट टू चूज, आप इसका आंसर लिखिए। आगे, इज अशोक का बायर और एंड यूजर, तो ये बायर है कि एंड यूजर है बच्चा, तो बायर भी यही है बच्चा, एंड यूजर भी यही है, क्योंकि खरीद भी यही रहा है और इसको यूज भी यही करने वाला था बच्चा। आगे,
वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल इज कंप्लेंट, तो 700 रुपए का शूज था, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन सबसे बेस्ट रहेगा, वहां पे कंप्लेंट जाके कर सकते हैं। मिसिस मीरा अ रेसिडेंट ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट बॉट अ वॉशिंग मशीन वर्थ ₹50,000 विदाउट अ कैश मेमो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, विद अ वारंटी पीरियड ऑफ 2 years, आफ्टर 1.5 years शी नोटिस सम डिफेक्ट्स and asked the company to repair and replace it. The company did not accept her complaint despite of the defective product. तो उसने 50,000 का मशीन खरीदा, वॉशिंग मशीन, और 2 साल की वारंटी पीरियड थी, लेकिन कैश मोमो नहीं लिया, बिल नहीं लिया उसने। 1.5 साल के बाद मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आने के, वो कंपनी के पास गए रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए बोला, तो लेकिन नहीं किया उसने कंपनी। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, सजेस्ट सुटेबल रिड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट, तो कौन सा रिड्रेसल मशीनरी इसके लिए काम आएगा, कौन सा कोड काम आएगा, तो 50,000 की चीज है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन यहाँ पे काम आने वाला है उसको। इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय रिड्रेसल वेयर शुड शी अपील, तो अगर उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर अच्छा नहीं लगता है तो आपको घर नहीं बैठना है बच्चा, आप वापस से एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्टेट कमीशन के पास आप जा सकते हैं। आगे, व्हाट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ मिसेस मेरा व्हाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन, तो सबसे बड़ी गलती क्या की उन्होंने, किस चीज की लापरवाही की, तो सबसे बड़ी गलती उन्होंने की कि उन्होंने वॉशिंग मशीन विदाउट कैश मेमो खरीदा बच्चा। तो हर चीज का बिल लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए, लास्ट चैप्टर हमारे पास है बच्चा। लास्ट चैप्टर में अगर हम लोग ध्यान दें तो लास्ट चैप्टर में हमें बोला गया मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम नियरेस्ट शॉप, मिस्टर वाई परचेज मोबाइल फ्रॉम टोक्यो, मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबार परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली। एक है मिस्टर एक्स जिन्होंने गुड्स नियरेस्ट मतलब बाजू वाली दुकान से खरीदा, मिस्टर वाई है जिन्होंने मोबाइल खरीदा कहां से, टोक्यो, टोक्यो मतलब जापान, मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबार जो महाराष्ट्र के अंदर आता है परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहां से, दिल्ली से। पहला, फ्रॉम विच टाइप ऑफ मार्केट मिस्टर एक्स डज परचेज, एक्स ने कहां से खरीदा, तो इसका आंसर आएगा लोकल मार्केट, क्योंकि नियर बाय था। नेम द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर वाई डील्स, वाई था इंडिया का और वो टोक्यो से खरीद रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड, स्टेट द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर जेड परचेज गुड्स, तो उसने जेड कहां से खरीदा, सर उसने नेशनल मार्केट से खरीदा। क्यों, क्योंकि सर वो है महाराष्ट्र का, नंदुरबार का, और उसने गुड्स कहां से खरीदा, दिल्ली में, मतलब विद इन अ कंट्री बात हो रही है। तो इसका आंसर आएगा लोकल मार्केट, इसका आंसर आएगा इंटरनेशनल मार्केट, और इसका आएगा नेशनल मार्केट। आगे, मिस्टर वाई डील्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, सो ही नीड्स डिफरेंट फॉरेन करेंसीज फॉर द एक्सपांशन ऑफ हिज बिजनेस, ही बोरोज सम मनी फ्रॉम द बैंक, ही इन्वेस्ट हिज फंड्स इन द इक्विटी शेयर्स। तो आपसे पहला बोला गया है मिस्टर एक्स से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। बच्चों कमेंट करके बताइएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, एक इंटरपोर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे सही आंसर देता है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फॉरेन करेंसी तो चाहिए सर, क्योंकि सर हर जगह महात्मा गांधी तो नहीं चलने वाले सर, हमारे इंडियन करेंसी तो नहीं चलने। आप अगर आप अमेरिका से गुड्स खरीद रहे हैं तो वहाँ पे डॉलर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, आप जापान से खरीदे तो जापानीज येन का पेमेंट करना पड़ेगा, आप इंग्लैंड से गुड्स खरीदे तो वहाँ पे पाउंड में पेमेंट करना पड़ता है। तो अलग अलग फॉरेन करेंसी होती है। फॉर द एक्सपांशन ऑफ हिज बिजनेस, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बोरो किया मनी, कहां से, बैंक से। वो इन्वेस्ट करे अपना फंड्स कौन से शेयर में, इक्विटी शेयर में। पहला सवाल, नेम द मार्केट फ्रॉम वेयर डज एक्स बोरोज मनी, कौन से मार्केट से उन्होंने पैसा उठाया। तो एक ही मार्केट है जहां से आपको पैसा मिल सकता है, वो है कैपिटल मार्केट बच्चों। कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट। दूसरा, नेम द मार्केट वेयर डज एक्स इन्वेस्ट हिज फंड्स, कहां पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, सर उन्होंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया। इक्विटी शेयर्स आते हैं शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बैठा रहता है सेबी, तो इसका आंसर जो इनडायरेक्टली बनने वाला है वो है रेगुलेटेड मार्केट। कौन सा मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट, कौन सी करेंसी चाहिए, तो इसके लिए चाहिए बच्चा हमें फॉरेन करेंसी बच्चा, जिसमें डॉलर्स है, जापानीज येन है, पाउंड है, ये सारी करेंसीज होती है। तो देखो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 के सारी केस स्टडीज कंप्लीट की। आप भी एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अपने आगे चल के हम 2021 से लेके 2025 के सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये सीरीज ली जा रही है आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चों।